आज हम बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय की। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के कई युवाओं ने यह महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ भाषण देना और लेख लिखना अब काफी नहीं है। युवाओं ने माना कि जब तक हम अंग्रेजों का डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तब तक आजादी हमें नहीं मिलेगी। इसी सोच ने क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म दिया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक प्रतिरोध का रूप था। क्रांति की शुरुआत कोई एक चीजों से नहीं हुई, कई चीजों से मिलकर हुई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो उस दौर में युवाओं में राष्ट्रवादी भावनाएं खूब तेजी से बढ़ रही थी। उस समय में विदेशों में कई क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे और इसी क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत के युवाओं को भी प्रेरित किया। ब्रिटिश नीतियां भी इसके लिए काफी जिम्मेदार थीं, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश नीति भारतीयों के शोषण का एक आधार बन गया था। उसी दौर में 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई, लेकिन कांग्रेस ने शुरू में ही उदारवादी तरीका अपना लिया। उदारवादी तरीका से मेरा मतलब यह है कि वो मानते थे उदारवादी लोग कि अंग्रेज से हम संवैधानिक आधार पर बात करेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन यह नामुमकिन सा विषय था। युवाओं ने कांग्रेस के इन उदारवादी तरीकों से खुद को निराश किया और उनको लगने लगा कि यह जो कांग्रेस तरीका अपना रही है यह बहुत धीमी है और बहुत अप्रभावी है, इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। इस निराशा ने युवाओं के मन में हिंसक रास्ते पर जाने के लिए इन्हें प्रेरित किया, हिंसक रास्ते को अपनाने के लिए एक नया आधार बनाया। इसी पर पीटर हिस ने एक किताब लिखा है, द बॉम्ब इन बंगाल, द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। इसमें विस्तार से क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने लिखा है कि युवाओं ने कैसे इन सारी धारणाओं से हताश होने के बाद संगठित होकर हिंसा को अपना हथियार बनाया कि इसी हथियार से हम आजादी लेंगे। शुरू करते हैं कि यह बात कहां से निकल कर आती है। बात शुरू होती है 1870 के दशक से, जब बंगाल में युवाओं के बीच शारीरिक व्यायाम और कुश्ती का चलन तेजी से बढ़ा। इसके लिए कई अखाड़े बनाए गए। ये जो अखाड़े बनाए गए ये सिर्फ उन लोगों के शारीरिक व्यायाम का केंद्र नहीं था, या शरीर बनाने के लिए वो नहीं जाते थे, बल्कि वो जाते थे देशभक्ति के विचारों को एक केंद्र में लाने के लिए, जहां युवा एकत्रित होते और शारीरिक कुश्ती से शरीर को भी मजबूत करते और देश के लिए एक गुप्त संगठन तैयार करते और कई गुप्त कलाओं को सीखते कि अंग्रेजों का विरोध प्रभावी तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये अखाड़े क्रांतिकारियों के लिए छुपने और ट्रेनिंग लेने के ठिकाने बन गए थे। माइकल सिल्वेस्ट्री ने भी एक किताब लिखी है, पोलेंसिंग बंगाली टेररिज्म इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे जरूर देखिएगा। इस बुक में उन्होंने बताया है कि ये जो अखाड़े बने, इन्होंने कैसे क्रांतिकारियों के नेटवर्क को एक मजबूती प्रदान की और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को चुनौती दे दी। बंगाल के युवा दुनिया के दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन से भी काफी प्रेरित हो रहे थे, जैसा कि हमने बताया। जैसे उस वक्त में रूस में भी क्रांति चल रही थी। रूस के युवाओं ने जारशाही शासन, जो वहां का शासन था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपना दम लगाया था। आयरलैंड के फेनियन आंदोलन ने भी भारतीय युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक संघर्ष करने को प्रेरित किया। बंगाल के युवाओं ने यहाँ के तरीकों को अच्छे से अध्ययन किया कि यह कैसे आंदोलन कर रहे हैं, कैसे यह बदला ले रहे हैं। इससे इन्हें पता चला कि हिंसक विद्रोह भी आजादी का एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। इसी किताब में सेलिब्रिटी ने लिखा
कि आयरिश राष्ट्रवाद ने बंगाली क्रांतिकारियों को कैसे प्रभावित किया और उन्हें सीन फेन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। एक और किताब का जिक्र करना चाहेंगे आपके सामने। आनंद मठ आपने सुना होगा, आनंद मठ और वंदे मातरम का भी इस क्रांतिकारी धारा में बहुत बड़ा योगदान है। इसके प्रसिद्ध लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने 1882 में इस उपन्यास को लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ, और इसी किताब में देशभक्ति का जबरदस्त भावना भरा हुआ था, जिसमें वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है मां मैं तुझे नमन करता हूं। इसी में यह नारा था। यह नारा युवाओं के लिए देशभक्ति का एक प्रतीक बन गया और उन लोगों में जोश भर दिया। पीटर हिप्स अपने किताब में जिक्र करते हैं कि कैसे साहित्य ने क्रांतिकारियों को अपने क्रांति के विचार को फैलाने में मदद किया। अंग्रेजों की कुछ नीतियों ने भी लोगों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया था। इन नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को काफी हवा दी। सबसे पहले थी अंग्रेजों की आर्थिक नीति। इसके पहले मैंने बताया हुआ है कांग्रेस के वीडियो में, आप देख लीजिएगा, जहां भारत का धन इंग्लैंड में जा रहा था, और इसका जिक्र दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया है। और भारतीय लोगों पर इन्होंने बहुत सारे कर लाद दिए थे। साथ ही अंग्रेज भारतीय लोगों के साथ और भी कई भेदभाव करते थे, जिसमें नस्लीय भेदभाव भी था। जहां अंग्रेज खुद को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों के साथ क्लबों में, रेस्टोरेंट में, जो भी सार्वजनिक स्थल हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर उनके साथ काफी अपमानजनक व्यवहार करते थे। इनके साथ नौकरियों में भी भेदभाव की जाती थी, जहां भारतीयों को ऊंचे और सरकारी पदों से दूर रखा जाता था, चाहे वह कितना भी युग क्यों न। इन सब के कारण युवाओं में हताशा फैली और उन्होंने सोचा कि अब बातचीत का वक्त गया, अब बातचीत नहीं होगी। सन 1900 से पहले की अगर बात कर रहे हैं तो इन सब घटनाएं हुई, बट बहुत कम हुई और अलग अलग जगहों पर हुई। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं कि 1897 में, इस पे मेरा वीडियो भी है, देखिएगा जरूर। 1897 में महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों द्वारा क्रूर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। इस घटना ने बंगाल के युवाओं को काफी प्रभावित किया, क्रांति को ग्लोरीफाई किया। 1900 के आसपास के समय वह मोड़ था जब ये सभी चीजें एक साथ घटी, मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम इसी समय में डेवलप हुआ। क्या क्या? आखरा में प्रशिक्षण, विदेशी विचारों और साहित्यों से इन लोगों को जो प्रेरणा मिली, ब्रिटिश शासन से नाराज युवाओं ने भी अपना संगठन बनाया और संगठन बनाकर हिंसक प्रतिरोध का राह चुना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस द्वारा एक बुक प्रकाशित किया गया जिसका नाम है ए जेनियोलॉजी ऑफ द टेररिज्म। इसमें लिखते हैं वो लोग कि चापेकर भाइयों की घटना ने, जो महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल के आंदोलन के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया और इसी से इसका वर्णन किया है इन लोगों ने। साल 1902 का समय आया जब कलकत्ता, अब कोलकाता और उस समय का कलकत्ता में सत्येंद्र नाथ बोस और प्रमथ नाथ मित्र द्वारा जो है, दोनों नेताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। यह सिर्फ एक क्लब नहीं था बल्कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इस समिति ने पूरे बंगाल में अपनी कई शाखाएं खोली। दिखावे के लिए यहां युवाओं को व्यायाम, कुश्ती, लाठी चलाना और शारीरिक मजबूती सिखाई जाती थी, लेकिन असल में यहां बम बनाना, पिस्तौल चलाना, गुप्त भाषा जिसे आप कोड्स कह सकते हैं, में बात करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था।
साथ ही उनमें देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी जाती थी। यह भारत के सबसे पुराने और संगठित क्रांतिकारी समूहों में से एक बन गया। इसने सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया और क्रांति की नींव रखी, एक मजबूत क्रांति की। पीटर हिस अपने किताब में कहते हैं कि अनुशीलन समिति को आंदोलन का रीढ़ माना जा सकता है, इसके बिना आंदोलन मजबूत नहीं होता। एक और घटना हुई 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने उस समय बंगाल विभाजन कर दिया। कभी हम आपको बंगाल विभाजन पर विस्तार से अलग से हम आपको बना देंगे वीडियो, देख लीजिए। यह जो बंगाल विभाजन हुआ यह पूर्वी और पश्चिमी रूप में हुआ। पूर्वी बंगाल जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था और पश्चिमी जहां पर हिंदू बहुल था। मतलब इसे दो हिस्सों में बांटकर हिंदू मुस्लिम करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिए अंग्रेजों ने किया। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। इस फैसले ने पूरे बंगाल में आक्रोश फैला दिया और इसी आक्रोश के कारण आप नाम सुने होंगे, स्वदेशी आंदोलन चला। हम जब बंगाल पढ़ाएंगे आपको बंगाल विभाजन का, तो उसी में स्वदेशी आंदोलन भी पढ़ाएंगे। उस समय ब्रिटिश सामानों का खूब बहिष्कार हुआ, भारतीय उत्पादों को खूब बढ़ावा दिया गया, जिसे आप स्वदेशी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें उदारवादी नेता बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। और चरमपंथी में लाल बाल पाल आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने मिलकर विरोध किया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं की। आप कह सकते हैं कि आंशिक असफलता और कांग्रेस की उदारवादी दृष्टिकोण से युवाओं में निराशा काफी बढ़ गई और इसी निराशा ने क्रांतिकारी आतंकवाद को बढ़ाया, क्योंकि युवाओं को लगता था कि शांतिपूर्ण विरोध जो चल रहा है यह कभी पर्याप्त नहीं है। एक और घटना हो गई 1907 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें कांग्रेस ही विभाजित हो गई दो भागों में। किसमें एक गरम दल और नरम दल। इस गरम दल और नरम दल के विभाजन ने कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के मन को तोड़ दिया और उनकी जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब क्रांतिकारियों के पास एक ही रास्ता था कि अपने विचार को मजबूत करें और भारत में क्रांति की मिसाल जलाएं कि अंग्रेजों को भगाया जा सके। 1906 का साल था और उसी समय में बंगाल का माहौल काफी गर्म था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का फैसला ले लिया था और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बहिष्कार चल रहा था। इस कारण से लोग काफी गुस्से में थे। ऐसे में कलकत्ता से एक अखबार निकलता था। उस अखबार का नाम था युगांतर। युगांतर का मतलब होता है नया युग। यह कोई साधारण अखबार नहीं था, यह क्रांतिकारियों की आवाज बहुत तेजी से बन गया था। इसे वरिंद्र कुमार घोष, जो अरविंदो घोष के भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त, आपको जानकर हैरानी होगी, जो विवेकानंद के भाई थे, दोनों ने मिलकर शुरू किया था। यह अखबार सीधा अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था। इसमें लेख होते थे कि क्रांति क्यों जरूरी है और अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए, यह लेख होता था। इस अखबार की कीमत मात्र 1 पैसे रखा गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसे खरीद सकें और पढ़ सकें। जल्द ही इस अखबार के पीछे काम करने वाले लोगों ने मिलकर एक गुप्त संगठन बना लिया, जिस संगठन का नाम भी युगांतर रखा गया। यह संगठन अनुशीलन समिति से भी कहीं ज्यादा आक्रामक था। हिस, जिसके किताब की हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, हिस ने अपनी किताब में युगांतर के बारे में लिखा है कि क्रांतिकारी विचार के प्रचार करने का सबसे बड़ा माध्यम और साधन युगांतर बना। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के दौरान 1908 में 2 घटनाएं घटी।
एक मुजफ्फरपुर बम कांड और दूसरा अलीपुर बम षड्यंत्र। इस दोनों घटनाओं को थोड़ा समझते हैं। अंग्रेजी सरकार को इस दोनों घटनाओं ने हिलाकर रख दिया था। ये घटनाएं क्रांतिकारियों की हिम्मत, योजना और बलिदान की अनूठी मिसाल है। जज किंग्सफोर्ड, जो कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था, जो क्रांतिकारियों को काफी कठोर सजाएं देता था, उसके अत्याचार से तंग आकर युगांतर पार्टी ने उसे मारने की एक योजना बना ली। इस काम के लिए चुना गया खुदीराम बोस को, जिनकी उम्र मात्र 18 साल थी, और प्रफुल्ल चाकी को, जिसका उम्र मात्र 19 वर्ष थी। दोनों युवा क्रांतिकारी बंगाल से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का रेकी किया, यानी कि पता लगाया। शाम के समय किंग्सफोर्ड की बग्गी के बजाय बैरिस्टर कनेडी की पत्नी और उसकी बेटी बग्गी में बैठी थी, जिस पर बम फेंक दिया गया इन लोगों के द्वारा। दुर्भाग्य से इन्हीं दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी समझे कि किंग्सफोर्ड मारा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के घेरे जाने पर खुद को ही गोली मार ली और शहादत दे दी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 11 अगस्त, डेट याद कर लीजिएगा, 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के समय उनके हाथ में पता है क्या था? भागवत गीता। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। बंगाल के जुलाहे जो लोग थे, खुदीराम बोस के नाम के विशेष धोती बुनने लगे और वह ब्रांड बन गया। हिस ने अपने किताब द बॉम्ब इन बंगाल, द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इन इंडिया में इस घटना को आंदोलन के चरमोत्कर्ष के रूप में वर्णित किया। यह सबसे ऊपर था। मुजफ्फरपुर कांड के बाद पुलिस ने इन क्रांतिकारियों की गतिविधि की जांच शुरू कर दी। कोलकाता के मनिकतल्ला इलाके में एक गुप्त बम फैक्ट्री का पता चला। यह फैक्ट्री युगांतर पार्टी के नेता बरिंद्र कुमार घोष और अरविंद कुमार घोष संचालित कर रहे थे। 1908 में पुलिस ने अरविंदो घोष और बरिंद्र घोष को और अन्य 30 क्रांतिकारियों के साथ इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर जेल में एक विशेष अदालत बनाई गई, जहां पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और इसी घटना को कहा गया अलीपुर बम केस या अलीपुर बम कांड कह सकते हैं। चित्तरंजन दास ने, जिनको बाद में अब दीनबंधु की उपाधि दे दी गई, दीनबंधु कहा गया, इन्होंने अरविंदो घोष की पैरवी की और इनको जेल से बरी कराया। बरिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास हो गया और जीवन भर यह अंडमान के सेलुलर जेल में रह गए। इस केस ने युगांतर पार्टी के नेटवर्क को उजागर किया, लेकिन क्रांति की आग कम नहीं हुई और भड़क गई। फिर आगे की क्रांति को समझने के लिए हमारा इसका नेक्स्ट भाग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।